क्वेश्चन क्या है, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थी की कठिनाइयों, पाठ्यक्रम के दौरान का मतलब जो हम सिलेबस को जो पढ़ा रहे हैं, क्लास जो चल रहा है साल भर, इस सिलेबस के दौरान पढ़ने पढ़ाने के दौरान, पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षार्थियों की कठिनाइयों, हम 10 दिन पढ़ा दिए, पढ़ाने के बाद अब क्या करते हैं, शिक्षार्थी की कठिनाइयों, दूसरा उसके ज्ञान की रिक्तता, ज्ञान में कहाँ रिक्त रह गया, रिक्त माने कमी, खाली, ज्ञान की रिक्तता तथा कौशल में कमियों को, 3 चीजों में कमी, पाठ्यक्रम के दौरान, पढ़ने पढ़ाने के दौरान ज्ञान में, शिक्षार्थी की कठिनाई, ज्ञान में रिक्तता और कौशल में कमियों को ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण विकसित किया जाता है, एक टेस्ट विकसित किया जाता है ना। अब आपसे सवाल कर रहा है कि उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए, हमने आपको 10 दिन पढ़ाया, आप में कहाँ कमी रह गई, आप किस तरीके से नहीं समझ पाए, उसको जानने के लिए हमने क्या किया, एक टेस्ट लिया। टेस्ट में हमें पता चल गया कि आप 18 नंबर लाया, इसका मतलब है 50% आप हमने सीखा, है ना। किसी ने 28 लाया तो थोड़ा कमी रह गई। ये सारा चीज जो हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। इस परीक्षण को कौन सा परीक्षण कहते हैं, या इस प्रकार की शिक्षा को कौन सी शिक्षा कहते हैं। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, श्रेणी परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। इसका आंसर होगा निदानात्मक परीक्षण। 2 टर्म हमेशा सीटेट में उठाता है जो कंफ्यूज करता है, निदानात्मक और उपचारात्मक। इस दोनों का मतलब समझ लीजिए, आए दिन क्वेश्चन रहेगा, हर विषय में ये क्वेश्चन रहेगा। निदानात्मक परीक्षण भी आता है, निदानात्मक शिक्षण भी होता है, निदानात्मक शिक्षा भी होता है, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षा भी होता है, उपचारात्मक टेस्ट भी होता है, जो भी चीज है। सवाल क्या था कि बच्चों को पाठ्यक्रम हम पूरा कर रहे हैं, पूरा करने के दौरान बच्चे में हमें कुछ कमी पाई गई, कुछ कठिनाई पाया गया और कुछ कौशल में कमी पाया गया। जो चीज हम सिखा रहे थे उसमें कुछ कमी पाया गया। कैसे पाया गया, इसको हम कैसे पाए, तो इसके लिए हमने एक परीक्षण विकसित किया, एक टेस्ट डेवलप किया, है ना। अब इस टेस्ट को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है निदानात्मक परीक्षण, डायग्नोस्टिक, अंग्रेजी में मेडिकल साइंस की भाषा में इसको डायग्नोस्ट कहा जाता है, ठीक है। आप देखिएगा जांच घर के नाम में लिखा हुआ रहेगा डायग्नोस्टिक सेंटर, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जांच घर, क्लियर है। तो वहां पर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ जांच लिखता है हमारे बीमारी के सिम्टम को समझने के बाद। आपको क्या हुआ सर, पेट दर्द कर रहा है ना, क्या दिन से 3 दिन से। डॉक्टर को जो समझ में आया उससे रिलेटेड वो जांच लिखता है। जांच जो लिखा, जांच जो किया गया, तो उसमें जो रिजल्ट आया कि आपके किडनी में पथरी है या जो है जिस वजह से दर्द हो रहा है, ये पता चल गया। इस रिपोर्ट को, इस रिजल्ट को निदानात्मक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण कहेंगे, क्लियर है। अब आप डॉक्टर के पास गए रिपोर्ट लेकर, डॉक्टर ने देखा, अब आपकी जो कमी है उस कमी को दूर करने से रिलेटेड वो दवा देता है, क्लियर है। तो वो जो अब इलाज कर रहा है उसी को कहते हैं उपचार करना। इलाज करना मीन्स उपचार करना। तो हम लोग जो शिक्षण में ये काम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण, क्लियर है। निदानात्मक परीक्षण मतलब आपकी समस्या को ढूंढना, पता लगाना। उपचारात्मक शिक्षण उस समस्या को दूर करने के लिए जो शिक्षा दी जा रही है उसे कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण, क्लियर है। बहुत जगह आपको सीटेट में ये क्वेश्चन आएगा
क्वेश्चन अलग अलग रहेगा, लेकिन ये वर्ड आपको कई जगह नजर आ जाएगा एक एग्जाम में, नहीं समझे? सीडीपी में भी हो सकता है ये वर्ड आ जाए, पर्यावरण में भी आ जाए, लैंग्वेज में भी आ जाए, मैथ में भी आ जाए, क्योंकि मैथ भी बच्चा गलती करता है। मैथ में भी निदानात्मक परीक्षण की जरूरत होती है, उपचारात्मक परीक्षण की। एक वर्ड और आता है समावेशी शिक्षा। इस वर्ड को भी समझ लीजिए, ये सारा वर्ड आपको कंफ्यूज करता है एग्जाम के दिन। समावेशी शिक्षा क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है? समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट है कि एक क्लास के अंदर अनेक तरह के बच्चे हैं। एक टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता में आप यही पढ़िएगा कि आप लोग यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सब किसी ना किसी मामले में एक दूसरे से अलग हैं। भले ही आप पांचों लड़के हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में एक दूसरे में भिन्नता देखने को मिलेगा। बुद्धि में विभिन्नता, फिजिकल तो नजर आ ही रहा है, फिजिकल फिटनेस में भिन्नता है, कोई लंबा कोई मोटा कोई नाटा, लेकिन इंटरनली बात हो रही है। बुद्धि में विभिन्नता होगी, संवेग में विभिन्नता होगी। संवेग मतलब इमोशनल फीलिंग, जज्बात में कोई हमदर्द ज्यादा होगा, कोई तल्ख मिजाज वाला ज्यादा होगा, है ना? तो पढ़ने के मामले में भी और हम जो पढ़ा रहे हैं समझने के मामले में भी आप लोगों में विभिन्नता है। हम अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस किए, जरूरी नहीं है कि सारे लोगों को समझ में अभी भी आ गया होगा, चाहे कितनों हलवा बना के हम पेश करें, फिर भी कुछ ना कुछ किसी न किसी में कमी रहेगा। ये भी कारण चाहे जो हो, एक कारण है वो लेट आए, आधे में आए, तो हो सकता है कमी रह गई। एक कारण है कि आप उस समय कुछ कर रहे थे व्हाट्सएप से, उसके वजह से ध्यान से नहीं सुन पाए। तो विभिन्नता कहने का मतलब ये है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया हो। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि आप जिस माहौल से आए हैं उस माहौल में पढ़ाई लिखाई का मतलब कि यही नहीं हो, पढ़ाई लिखाई का मतलब चलन ही नहीं है, पढ़ाई के प्रति आपका मन ही नहीं लग रहा हो, या पढ़ाई के प्रति आपकी रुचि ही नहीं है। अनेक सामाजिक आर्थिक परिस्थिति से आप आए हैं, कोई अमीर घराने से, कोई गरीब घराने से, कोई मेहनतकश घराने से, कोई आराम वाले घराने से, है ना? हर परिस्थिति से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, अलग अलग, सबका कैटेगरी अलग अलग है। उसी तरह से क्लास के अंदर अब और देखिए क्या होता है। कोई हो सकता है इसके अंदर कम सुनने वाला बच्चा है, किसी के कान में प्रॉब्लम है, हो सकता है किसी के आंख में प्रॉब्लम है, दूर वाला नहीं देख पा रहा है आपके बोर्ड को, इस वजह से भी नहीं समझ पाया। तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं आपके कक्षा में, ठीक है? लोगों का पहले विचार था कि अलग अलग कैटेगरी के बच्चे को अलग अलग क्लास में पढ़ाया जाए। जो कम जानकार है, कम बुद्धिमान बच्चा है, उसका अलग क्लास कराया जाए। जो तेज बच्चा है उसका अलग क्लास बना दिया जाए। जो विकलांग बच्चा है, अब हम मेन पॉइंट पर आ रहे हैं, जो विकलांग बच्चा है उसको अलग कैटेगरी में पढ़ाया जाए, अलग क्लास में पढ़ाया जाए। जो अंधा बच्चा है उसको अलग पढ़ाया जाए, क्योंकि उसको तो बोर्ड भी नहीं दिख रहा है, किताब भी नहीं दिख रहा, उसको तो अलग पढ़ाने चाहिए, है ना? लेकिन समावेशी शिक्षा कहता है बिल्कुल गलत। सारे कैटेगरी के सारे स्तर के बच्चे को, कम सीखने वाले, तेज सीखने वाले, मंद बुद्धि बालक, तेज बालक, विकलांग बालक, सामान्य बालक, सभी को एक ही कक्षा में बैठा के पढ़ाना चाहिए। ऐसी कक्षा को समावेशी कक्षा, और ऐसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है? समझ में आ गई बात? समावेशी शिक्षा का मतलब समझ में आ गया? एक्सक्लूसिव एजुकेशन उर्दू में कहा जाता है, अंग्रेजी में कहा जाता है। क्लियर है? तो आप लोग एक टारगेट बनाइए क्लास में, इस टाइप का टफ वर्ड सब लाइए, कम से कम 2-4 तो डेली। 10 दिन पढ़ाएं आपको, पढ़ाने के बाद हमने टेस्ट लिया, 3 चैप्टर पढ़ाया, तीनों चैप्टर का टेस्ट ले लिया, आपने 18 लाया। आपसे हमने पूछा कौन कौन सा गलत हुआ, पता चला सर लैमार्क का थ्योरी से आपने गलत किया,
तो लैमार्क के थ्योरी को दूसरे दिन हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, जिसका जो कमी था उसको फिर से हो गया। ये उपचारात्मक शिक्षा कहलाया। और टेस्ट जो ले रहे थे वो निदानात्मक परीक्षण था। क्लियर है? चलिए आइए, आज हम लोग जो है हम लोग भाषा कौशल पढ़ रहे हैं। भाषा कौशल 4 हैं, उस 4 में 2 कौशल पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज तीसरा कौशल हम लोगों को पढ़ना है। तीसरा कौशल क्या है? क्या नाम है तीसरा कौशल का? वाचन कौशल, या इसे और क्या कहते हैं? या इसे कहते हैं पठन कौशल। पठन कौशल, बच्चों को हमें पढ़ना सिखा रहे हैं। आप लोग सब कोई ना कोई स्कूल में है जुड़े हुए, बच्चों को पढ़ना सिखा रहे। कैसे आप लोगों को पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, इसको हमें समझना है। पठन कौशल, देखिए पठन क्या है कि हम लोग पहले जनरली बात कीजिए, हम लोग पेपर भी पढ़ते हैं और अपने कोर्स की पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन दोनों के पढ़ने में फ़र्क है। पेपर आप लोग पढ़ते हैं हल्का फुल्का सरसरी निगाह से, हेडलाइन खाली पढ़ा, पूरा पेपर कौन पढ़ता है? मोटा मोटा अक्षर जो है पढ़ लिया, और अगर कुछ लगा कि मेरे हित का न्यूज़ है तब फिर उसके अंदर जाकर उसका डिटेल पढ़ते हैं। यही ना होता है, इसको कहते हैं सरसरी निगाह से पढ़ना। और जब आप घर में स्टडी करते हैं, हम जो पढ़ाने के बाद जो घर में आप जाके पढ़ रहे हैं, उसको पेपर की तरह सरसरी निगाह से नहीं पढ़ते हैं। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है। तो पढ़ने के क्रम में पढ़ना कौशल विकसित करने के लिए बच्चों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। पढ़ाई पठन कौशल कितने प्रकार का होता है, यानी कितने प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई का कौन कौन सा तरीका है, ये जानेंगे। पढ़ना कौशल या पठन कौशल या वाचन कौशल को विकसित करने के लिए हमें कौन कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये जानेंगे। क्योंकि इसी तीनों बिंदु पर सवाल आता है। कौन कौन से बिंदु की हम बात कर रहे हैं? पठन या बोलिए या पढ़ना बोलिए, एक ही चीज। पठन कौशल को विकसित करने के तरीके, यही 3 बिंदु आज मुख्य रूप से हम इस पर चर्चा करेंगे। और इसी तीनों बिंदु से आपको सवाल दिया जाता है सीटेट में। पठन कौशल, कौशल का मतलब आप लोग समझ चुके हैं, है ना? पढ़ना एक होता है, पढ़ना एक होता है कुशलता के साथ पढ़ना। तो जब ये कुशलता वर्ड जुट जाए, हुनर वर्ड जुट जाए या महारत वर्ड जुट जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को समझना है ना? कि पढ़ते हुए हम लोगों ने सुनना कौशल का मीनिंग हम लोगों ने जाना कि सुनना, तो हम लोग पंखे की आवाज़ भी सुन रहे हैं, लेकिन जब ध्यान लगाया तब पता चला कि पंखा भी आवाज़ कर रहा है। नहीं तो उसके पहले आप मेरी आवाज़ सिर्फ सुन रहे थे, जबकि 2 तरह की आवाज़ यहाँ हो रही है, मेरी भी और पंखे की भी। लेकिन जब आपका ध्यान हमारे ज़बान की तरफ है, बोली की तरफ है, तो आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो आपके कान में जा भी रहा है, फिर भी आपके ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन जब ध्यान लगा दिए तब वो सुनना कौशल में शामिल हो गई है ना? तो उसी प्रकार से पठन कौशल, एक पढ़ना हो जाता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया पेपर का पढ़ना, सरसरी निगाह से पढ़ना, उसको ध्यान लगाकर हम लोग नहीं पढ़ते हैं। इसी के लिए पढ़ते कुछ है और दूसरे को फ़ोन कर देते हैं कुछ, अरे वहाँ बम विस्फोट हुआ है, 4 घर गिर गया, 200 आदमी मर गया है। बाद में पता चला कि नहीं, बम विस्फोट नहीं हुआ था, पटाखा विस्फोट हुआ। अच्छा, 200 आदमी नहीं मरा, 5 आदमी 14 आदमी यही होता है ना, कन्फ्यूजन। खैर ये सब बातों को छोड़िए। इस 3 बिंदु को मुख्य रूप से हम लोगों को टॉपिक मानना है कि पठन कौशल में पठन के कौन कौन से पक्ष हैं, मतलब पढ़ने में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पढ़ने के क्रम में। एक बात आप लोग याद रखिए, जिस पैराग्राफ को जितना गहराई से, जितना ज़्यादा बार पढ़िएगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। अक्सर आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कोई पैसेज को आप पढ़े, जैसे जो टॉपिक हम पढ़ा रहे वो घर में जाके पढ़े, एक बार पढ़े समझ में नहीं आता होगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो सर खुदे पढ़ाएंगे,
लेकिन जब उसी पैराग्राफ को एक बार और आप पढ़िए, पहली बार पढ़िए सिर्फ समझने के लिए कि कौन कौन सा शब्द है इसमें, दूसरी बार फिर पढ़िए उसका अर्थ ग्रहण करते हुए कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ। जैसे हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं, आप लोगों को अक्सर हम देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आप लोग आंसर पे आने लगते हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा। पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कीजिए कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमारे सिलेबस के किस फील्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। 50% तो आपका ऑप्शन अपने से बन जाएगा कि इस फील्ड से पूछ रहा है, तो इसलिए ये आंसर तो होना ही नहीं है, ये तो दूसरे सिलेबस के दूसरे चैप्टर का ऑप्शन है और ये सिलेबस के इस चैप्टर का ऑप्शन है, तब और बेहतर आप सटीक जवाब दीजिएगा। तो खैर, पढ़ना कौशल कहता है कि हम जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही अधिक समझने की शक्ति हम में बढ़ती है। ये अध्ययन किया जा चुका है कि जितना ज़्यादा आप पढ़िएगा उतना ज़्यादा समझने की आपकी शक्ति बढ़ेगी। एक बार में शुरुआती दौर में हम लोग भी जब इंटर और ग्रेजुएशन में थे, जो रटना पड़ता था बड़े बड़े आंसर को, तो सिर्फ रटना पड़ता था। लेकिन जब दिमाग में आया कि इसको समझा जाए कि इतना लंबा लंबा 4-4 पेज का कौन रटेगा, तो जब समझने के लिए फिर से पढ़ा गया तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं होती है। और फ़ायदा ये होता है, समझा हुआ बात में फ़ायदा ये होता है कि आपके नोट्स में तो 10 लाइन लिखा हुआ था, लेकिन जब आप समझ के लिख रहे हैं तो 20 लाइन भी उसको बना सकते हैं। नहीं, अब गाय पर मजमून आप छोटे बच्चे को हम दें, छोटे बच्चे को गाय पर लेख हम लिखा दें निबंध, तो 12 सेंटेंस हम लिखे, 12 सेंटेंस को वो बच्चा रट रहा है, उसके बावजूद गारंटी नहीं है कि वो 12 सेंटेंस कॉपी कर देगा यहाँ। लेकिन अगर उसको हम समझा दिए गाय के बारे में कि गाय देखो ये करती है वो करती है, यही सारी बातों को लिखना है, तो वो वैसी बातें भी लिख देगा जो आप उसको नहीं बताए। तो वही होता है, जब आपको समझ डेवलप कर देंगे तो फिर रटने की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर पढ़ना कौशल में यही कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई एक पैराग्राफ नहीं समझ में आया तो उसको फिर से पढ़िए। फिर से पढ़ने के बाद क्या होता है कि आपको अर्थ उसका समझ में आता है। पढ़ना कौशल के पक्ष में सबसे पहला पक्ष आता है प्रतीकों और लिपि को। ये 3 स्टेप का होना जरूरी है। पढ़ने के क्रम में आपको ये 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो प्रतीकों और लिपि को पहचानना, इसका मतलब ये हो जाता है ध्यान पूर्वक पढ़ना, क्योंकि प्रतीक और लिपि आप तो पहचान रहे हैं पहले से कि ये चो है, ये नो है, ये आपको पहचानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तब बोलो उसको ध्यान देना है कि ध्यान से पढ़ो। बच्चा जब पढ़ाइएगा तो देखिएगा कुछ और पढ़ देता है, तब बोलते ध्यान से पढ़ो। नहीं समझ पाता तो कहते हिज्जा लगाओ, क्या लिखा हुआ है। हिज्जा लगाने के बाद तब फिर वो सही पढ़ देता है ना। जैसे मान लिया लिखा हुआ है बर्तन, अब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, सबक दे रहे हैं, बच्चा पढ़ के बोलते बतरन बतरन, तब हम क्या बोलते हैं ध्यान से पढ़ो। तो फिर से पढ़ो, ये क्या है, पहले बो के बाद क्या तो है, जो बो तो बत बोल रहे हो तुम लोग, तब बोलेगा नहीं सर बो रो बर तो नोटा। तो ध्यान लगाकर पढ़ना या प्रतीकों और चिन्हों को पहचान कर पढ़ना, दोनों एक ही बात है कि पहले कौन सा मात्रा है या कौन सा प्रतीक है, कौन सा चिन्ह है, उसको देखते हुए पढ़ना, ध्यान लगा कर पढ़ना, है ना। उच्चारण की कुशलता, ध्यान लगाकर पढ़िएगा तो उच्चारण आपका कुशल हो जाएगा। शीन और सीन में फर्क आप समझ जाइए, है ना। उसी को कहते हैं ध्यान, अर्थ गहराई से पढ़ना। गहराई से पढ़ना, गहराई से पढ़ना का मतलब कि ध्यान लगाकर देख देख कर समझ कर पढ़ना। और जब गहराई से पढ़ना शुरू कीजिएगा आप, तब आपका जो है अर्थ ग्रहण करने लगिएगा। अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो ये 3 स्टेप है। इस 3 स्टेप को, अगर इस 3 रूल को हम फॉलो करेंगे तो हमारा एक भी पैसेज वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ पठन कौशल के पक्ष। अब आगे हम लोग जानेंगे पठन कौशल के प्रकार, यानी कितने तरीके से हम स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं या कौन कौन टाइप से रीडिंग चलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे पठन या वाचन कौशल के प्रकार।
मुख्य रूप से पठन कौशल के दो प्रकार, हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, दो तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। कौन कौन? एक लाउड रीडिंग और एक साइलेंट रीडिंग। इसी को कहते हैं सस्वर वाचन और इसे कहते हैं मौन वाचन। वाचन बोलिए या पठन बोलिए, बात सेम है। मौन वाचन को हम कह सकते हैं स्वरहीन वाचन। सस्वर वाचन जो क्लास के दौरान होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अकेले अकेले पढ़ना और एक मिलकर पढ़ना। तो यहाँ पर दो कैटेगरी बन गया, व्यक्तिगत वाचन और आप लोग जो सब मिलकर पढ़ रहे हैं सामूहिक वाचन। क्लियर है? ये व्यक्तिगत वाचन। अब व्यक्तिगत वाचन को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले हम इसको एक बार पढ़ देते हैं, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं जो शब्द आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर आप लोगों को पढ़ना है। तो हम जो पढ़ेंगे तो हमसे तो गलतियां नहीं होंगी, हमसे मतलब टीचर जो यहाँ पे खड़े हैं, तो टीचर जो उसको पढ़ेंगे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, एकदम ठहर ठहर के। जो कल हमने पढ़ा अनुतान, गति, बलाघात, ये सारा चीज देकर हम पढ़ेंगे, है ना। जंगल में एक शेर था, ऐसे हम पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी देखो, जंगल में एक शेर था, इस तरीके से पढ़ना गलत हो गया। कहेंगे देखो क्या लिखा हुआ, जंगल में एक शेर था। तो इस तरीके से जो हम बच्चों को पढ़ के सुना रहे हैं, तो इस वाचन को आदर्श वाचन नाम दिया गया है। ठीक है, आदर्श, आइडियल रीडिंग। ठीक है, आदर्श वाचन। तो व्यक्ति, हम तो अकेला नहीं पढ़ रहे हैं खड़े होकर यहाँ, इसलिए हमारे द्वारा, शिक्षक द्वारा जो रीडिंग किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे, ऐसा ऑप्शन रहता है, तो उसको कहेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन। और हमारा सुनने के बाद जब बच्चे की बारी आएगी तो बच्चा फिर पढ़ेगा। तो बच्चा क्या कर रहा है, मेरा नकल कर रहा है। जैसे हम कर रहे हैं एक्शन, वैसे वो भी करके सुनाएगा, आकर पढ़ेगा, है ना। तो उसको कहते हैं नकल करना। तो इसी नकल करने के बाद पढ़ने को कहा जाता है अनुकरण वाचन। सस्वर वाचन इतने टाइप का होता है। सस्वर वाचन व्यक्तिगत वाचन होता है, सस्वर वाचन सामूहिक वाचन। व्यक्तिगत और सामूहिक दो पार्ट में हम सस्वर वाचन को बांट सकते हैं। व्यक्तिगत का मतलब समझ गए, बच्चा अकेला पढ़ रहा है तो वो व्यक्तिगत वाचन कहलाएगा। टीचर अकेला पढ़ रहा है तो आदर्श वाचन कहलाएगा। और अगर व्यक्ति मतलब बच्चा अगर अकेला पढ़ रहा है तो वो व्यक्तिगत वाचन भी कहलाएगा। और टीचर का सुनकर जब पढ़ रहा है तो अनुकरण वाचन कहलाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार से सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन क्या होता है ये आप लोग समझ गए। बढ़िया एग्जाम्पल है प्रेयर। प्रेयर के समय जो भी बच्चा वाचन करता है, पढ़ता है, तो उसको सामूहिक वाचन कहते हैं। या बच्चे को हम क्लास के अंदर जो कविता का पाठ करवाते हैं, कहानी का पाठ करवाते हैं, तो उसको जो है हम लोग वैसे करवाते हैं। टीचर पहले पढ़ा, फिर बच्चा पढ़ा, या उसमें से कोई बच्चे को याद है अगर वो नज़म, तो उसको यहाँ खड़ा करते हैं, तुम पढ़ो, उसके बाद वो पढ़ेगा, है ना। तो व्यक्तिगत वाचन टीचर भी करता है, व्यक्तिगत वाचन बच्चा भी करता है। लेकिन टीचर के द्वारा किया गया वाचन को आदर्श नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि टीचर के द्वारा जो वाचन हो रहा है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, उच्चारण गलत होने की गुंजाइश नहीं है ना, क्योंकि वो टीचर है, वो बढ़िया पढ़ा रहा है, बढ़िया से समझाएगा बच्चे को। तो ये हुआ सस्वर वाचन, लाउड रीडिंग का एग्जाम टाइप्स। अब मौन वाचन। मौन वाचन दो टाइप का होता है। आप तो मन ही मन में पढ़ रहे हैं, लेकिन मन ही मन में दो स्पीड से आप पढ़ रहे हैं। स्पीड के मामले में दो टाइप का होता है मौन वाचन। हालांकि सस्वर वाचन भी स्पीड के मामले में दो टाइप का होता है, एक तेजी से पढ़ना, एक धीरे धीरे पढ़ना। हम लोग कुरान शरीफ दो टाइप से पढ़ते हैं ना, एक एकदम स्पीड से खींच देते हैं आधा घंटा में एक पारा साहब, और क्या होता है दूसरा, धीरे धीरे स्थिर से समझ के करायत के साथ पढ़ते हैं, पूरे तलफ्फुज की अदायगी के साथ, है ना। तो जब इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो उसको कहते हैं, तेजी से जो पढ़ रहे हैं उसको कहते हैं द्रुत।
स्पीड से जो हम पढ़ रहे हैं, रवा एकदम बहुत तेजी से, जैसे हम लोग तरावी में सुनते हैं, तरावी में जो कुरान सुनते हैं वो द्रुत वाचन कहलाएगा, ठीक है, स्पीड रीडिंग कहलाएगा। और जब हम घर में पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो उसको हम करायत को तलफ्फुज की अदायगी के साथ धीरे धीरे पढ़ते हैं, भले ही समझ नहीं रहे हैं लेकिन धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, गहन अध्ययन। तो मौन वाचन में दो टाइप होता है, एक द्रुत वाचन और एक धीमा वाचन भी कह सकते हैं या गहन अध्ययन भी कह सकते हैं उसको। और द्रुत का मतलब होता है तेजी से पढ़ना, स्पीड में पढ़ना। इस पॉइंट पर जो है बहुत सारा सवाल आ चुका है और हमेशा आता है बदल बदल कर, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से रखना है, कोशिश करना है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढने के लिए। अब हम लोग जो है 5 मिनट वक्त है, 5 मिनट में समझ लेंगे कि वाचन कौशल बच्चे में पढ़ने की कला विकसित करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस करवाना चाहिए जिससे कि आप में पढ़ने की क्षमता विकसित हो, पढ़ने की कुशलता, पढ़ने की महारत विकसित हो जाए, डेवलप हो जाए आप में, है ना। कुरान शरीफ हम लोग पढ़ते हैं लेकिन हम लोग इसके शर्तों का पालन नहीं करते हैं। शुरू में जो हमने 3 शर्त लिखा कि हुर्फ को, तलफ्फुज को, प्रतीक को ध्यान से देकर पढ़ना और तलफ्फुज की अदाई, ये 2 रूल को तो हम लोग फॉलो करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीसरा रूल हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। क्या तीसरा रूल क्या है, अर्थग्रहण, क्योंकि हम अरबी जानते ही नहीं हैं, इसलिए सिर्फ उसको पढ़ते हैं, है ना। बहुत लोगों का तो तलफ्फुज भी गलत होता है, तजवीद जिनको नहीं आता, तजवीद तो जान रहे हैं आप लोग, तजवीद आप लोग शायद नहीं जानते हो, जिनको तजवीद पता है उनको उनका तलफ्फुज भी सही होगा, करायत सही होगा, लेकिन जिनको तजवीद भी पता नहीं है वो कुरान का मतलब यहाँ जो दूसरी शर्त थी वो भी समझिए कि फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक ना। वो सिर्फ हर्फ जान रहा है कि अलहम्द पढ़ा जाएगा, अलहम्द पढ़ दिया, लेकिन अलहम्द भी गलत हो गया। लेकिन ये हम्द गलत कैसे हुआ ये आपको तजवीद बताता है, मतलब उसका ग्रामर का तरीका बताता है कि अलहम्द होगा, अलहम्द नहीं होगा बल्कि अलहम्द होगा, यानी हवा के साथ होना चाहिए। तो वो सब ग्रामर वाले अरबी पढ़ाएंगे, हमको नहीं पढ़ाना है। फिलहाल ये जान लीजिए कि हम लोग जो कुरान की तिलावत करते हैं उसमें ये 3 शर्त में 2 शर्त को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक ना। कौन सा शर्त, माने के साथ अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना, ये हम लोग फॉलो बिल्कुल नहीं करते क्योंकि हमें अरबी आती ही नहीं है। और दूसरा वाला शर्त जो था कि शुद्ध उच्चारण, वो भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग अलहम्द पढ़ते हैं जबकि गलत हो गया, ठीक है। तो वो दोनों रूल को फॉलो नहीं करते हैं। सोच लीजिए हम लोग कहाँ हैं, 12 तो ख़त्म कर देते हैं ना, 30 रमज़ान में एक कुरान शरीफ खत्म कर देते। चलिए ये हो गया। अब हम लोग 2-3 मिनट में समझ लेंगे कि बच्चों में पठन कौशल को कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस पे भी सवाल आता है हमेशा। पठन कौशल को विकसित करने की विधियां, स्वर वाचन, कविता पाठ, नाटक मंचन। स्वर वाचन, कविता पाठ, चित्र वर्णन, संवाद, डायलॉग, वाद विवाद, डिबेट, भाषण, स्पीच, नाटक मंचन। ये समझ में आ गया। चलिए आज यहीं तक कहने देते हैं। भाषण कौशल, एक कौशल और बचा है लिखना कौशल। वो लिखना कौशल कल के क्लास में हम लोग कर लेंगे, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद मंडे से इंशाल्लाह हम लोग जो है CDP का थ्योरी पेपर पढ़ेंगे और हमने सोचा है कि कोहलबर्ग आप लोगों को पढ़ा देंगे। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत वो मंडे के क्लास में चलेगा, ठीक है।
उसमें आप लोग एब्सेंट नहीं होइएगा।